students, welcome to ECO 401 lecture number 14. Theories of production. कोई भी चीज पैदा करने की कितनी थ्योरीज इसने एक्सप्लेन की हुई है? दो तरह की होती है, शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी, लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी। शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स। क्या होता है? फर्स्ट इंक्रीज इन आउटपुट बढ़ता रहता है। कब तक? बाय इंक्रीजिंग इनपुट, जब हम इनपुट बढ़ाते रहते हैं। देन आफ्टर अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आता है वेयर डिक्रीज, यानी कि इसको देख लो, पीछे हमने पढ़ा था कि पहले हम क्या करते थे, इनपुट बढ़ाते रहते थे। तो जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाते थे, आउटपुट क्या होता था? बढ़ता जाता था। यानी कि 1 2 3 करते थे तो आगे से वो क्या हो जाता था? इंक्रीज हो जाते थे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता था, अगर हम इनपुट बढ़ाई भी जाए तो हमारा आउटपुट क्या होता था? वो इंक्रीज नहीं होता था। उससे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ठीक है, अगर आप अपने इनपुट बढ़ाई भी जाए तो फिर पहले तो इनपुट बढ़ाएंगे, आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जब आप इनपुट बढ़ाएंगे पर आउटपुट में कोई भी इंक्रीज इजाफा नहीं होगा, वो वहां वैसे की वैसे ही रहेगी, तो उसे कहते हैं कम होने लगेगी। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। लेकिन एक चीज याद रखो, मैंने यहाँ लिखी नहीं है कि शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी के अंदर क्या था, हमें पीछे भी पढ़ा है पिछले लेक्चर के अंदर, कि इसके अंदर एक फैक्टर जो वेरिएबल लिया जाता है और एक फैक्टर क्या लिया जाता है? फिक्स्ड लिया जाता है। ये याद रखना शॉर्ट रन के अंदर। और आगे लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ये किस थ्योरी के तहत काम करती है? रिटर्न ऑफ स्केल। रिटर्न ऑफ स्केल दूसरा नाम है इसका कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल। इफ पॉपुलेशन इंक्रीज, आउटपुट डज नॉट इंक्रीज। एवरेज पर कैपिटल ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सेक्टरल वेरिएबल्स, यानी कि ये वैसे सुन लो क्या होता है, पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल, अगर किसी मुल्क के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो आउटपुट है यानी कि पैदावार, गंदम वगैरह, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, हॉस्पिटल, उसमें किसी चीज में कोई इजाफा नहीं हो रहा, तो क्या होना है? फिर जो चीज होनी है, चीज तो हमने यूज करनी है, तो फिर वो पर कैपिटल के लिहाज से क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। एवरेज क्या आ जाएगी उसकी? कम। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई एक पर्सन को एक हफ्ते की कोई 1 किलो चीज चाहिए, तो अब क्या होगी? उसे 3 पाव से क्या करना पड़ेगा? गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, आउटपुट नहीं बढ़ रही, सिर्फ पॉपुलेशन ही बढ़ी जा रही है, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सेक्टरल वेरिएबल्स क्या होता है कि दूसरे हालात जो है ना ठीक रहे मुल्क के अंदर, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन ना बदले, लोगों का टेस्ट ना बदले, फैशन ना बदले, पसंद ना पसंद कुछ भी ना बदले, फिर ये लॉ लगेगा, अदरवाइज ये लॉ नहीं लगेगा। और इसके अंदर आपने क्या याद रखना है कि सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल। उसके अंदर एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? सारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इसको फिर मैं बता दूं रिटर्न ऑफ स्केल के अंदर क्या कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाती है लेकिन हमारे आउटपुट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्या होना है? इसका नतीजा क्या लिखना है? एवरेज पर कैपिटल ऑफ प्रोडक्शन, कि एक बंदे को जितनी प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन या कंजप्शन क्या इस्तेमाल करने की चीज चाहिए, वो उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसे कम से गुजारा करना पड़ेगा। डिसीजंस ऑफ फर्म, डिसीजंस ऑफ फर्म, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इसका दूसरा नाम, इसकी 3 तरह की टाइप्स होती हैं। फर्म के जो डिसीजन है वो 3 तरह के होते हैं। पहला स्केल ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा इसका नाम है रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल यानी कि परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, चेंज इन इनपुट रेशियो। इसको वैसे देख लो, रिटर्न टू स्केल क्या होता है कि इसके अंदर ये होता है कि जिस लिहाज से आपकी, जिस रेशियो के लिहाज से आपकी इनपुट के अंदर फर्क पड़ा है, उसी रेशियो के लिहाज से क्या होगा? आउटपुट के अंदर फर्क पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका पहले 2 से आउटपुट का फर्क पड़ रहा था, आप इनपुट लगा रहे थे 1 2 3 4 5, तो आउटपुट के अंदर फर्क पड़ रहा था 2 4 6 8, तो क्या होगा? वही तरतीब के साथ अगर चली जाए उसे हम कहेंगे रिटर्न टू स्केल। ठीक है, उसी लिहाज से अगर फर्क पड़ी जाए, जो तरतीब से पहले चल रहा था उसी तरतीब में, यानी कि जितनी रेशियो के लिहाज से इनपुट के अंदर आपने चेंजिंग लाए हैं, उस लिहाज से आउटपुट के अंदर भी उस लिहाज से फर्क चेंज आ जाएगा। इसे कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल,
एक होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और तीसरा आता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है, अगर मैंने इनपुट के अंदर एक का फर्क डाला है एक एक का, तो आउटपुट के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, उससे एक से ज्यादा का फर्क पड़ेगा। यानी कि देखो अगर मैंने 1% इनपुट चेंज किया है तो लेकिन जो आउटपुट होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, यानी एक से ज्यादा का फर्क, उससे जितनी मैं इनपुट के अंदर चेंजिंग लाऊं आउटपुट के अंदर क्या हो उससे ज्यादा चेंजिंग आए, उसे मैं कहूंगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लेकिन अगर वाइस वर्सा यानी कि इसके उल्ट, अगर मैंने 1% इनपुट के अंदर चेंजिंग लाया है लेकिन जो डिक्रीज हो रहा है आउटपुट वो क्या हो रहा है 1% से कम से हो रहा है, उसे मैं कहूंगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लेकिन अगर मैंने 1% इनपुट के अंदर चेंज किया है आउटपुट के अंदर भी 1% चेंज है, उसे मैं कहूंगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अगर इनपुट 1% मैंने इंक्रीज किया इनपुट तो जो आउटपुट है वो 1% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है वो क्या होगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर मैंने इनपुट 1% चेंज किया है तो आउटपुट 1% से ज्यादा कम हो गया वो क्या होगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लेकिन अगर 1% इनपुट चेंज किया तो आउटपुट के अंदर भी क्या होगा 1% चेंज आ गया एक जितना, उसे कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसी तरह बिगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहां पर अप्लाई होता है, occurs due to bigger firm their cost per unit fall। यानी कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहां लगता है, बड़ी बड़ी जो फर्म होती है ना ये वहां पर लगता है, यानी कि जितने ज्यादा चीजें बनाई जाती हैं उतना ही उनका क्या होता है जो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट यानी कि एक चीज को बनाने के पैसे उनके कम लगते हैं। जी उनकी वो ऐसा क्यों होता है, उनके पास जो प्लांट्स होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, उनके पास जो लेबर होती है वो बड़ी अच्छी स्किलफुल होती है, उनके पास जो उनको परचेज करने में डिस्काउंट मिलता है वो भी क्या मिलता है बहुत ज्यादा मिलता है, जिस वजह से जितनी वो ज्यादा चीजें बनाई जाती हैं उतनी ज्यादा उनको क्या पड़ती है कम कीमत, कॉस्ट पर यूनिट एक चीज को बनाने के जो पैसे हैं वो फिर उनके क्या लगते हैं कम लगते हैं। आप एक मिसाल ऐसे देख लो, थोड़ा घर में अगर आपने पिज्जा बनाना था तो एक पिज्जा जब फर्स्ट टाइम आपने पिज्जा बनाता है पूरी मेयोनीज का पैकेट लेकर आओगे, चीज का लेकर आओगे, केचप वगैरह का सारा पूरा पैकेट लेकर आओगे हर चीज का, तो वो जो आपने एक तो अगर एक या दो पिज्जा बनाने थे फिर तो आपको महंगे पड़ने हैं, लेकिन अगर आपने जब 5-6 जितने बढ़ाई जाने हैं तो फिर आपको उस लिहाज से कॉस्ट हर पिज्जे के ऊपर क्या आई जानी है कम आई जानी, क्यों, क्योंकि आपके पास पहले ही सारी चीजें अवेलेबल है। तो इस लिहाज से यही है कि जितनी कोई फर्म से अच्छी हो बड़ी होती है उसको पर यूनिट कॉस्ट एक चीज को जो बनाने के जो पैसे हैं वो भी क्या लगते हैं कम लगते हैं। और एग्जांपल का पता चल गया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास प्लांट्स बड़े अच्छे होते हैं, उसको जो परचेज करने पे जो डिस्काउंट मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है, और उसके जो पास लेबर वगैरह लैंड वगैरह वो भी क्या होती है बड़ी अच्छी होती है। द लोकेशन एंड साइज डिसीजन, लोकेशन कोई भी कोई फर्म शुरू करने लगा है तो लोकेशन के बारे में उसने कैसे डिसीजन लेना है, लोकेशन का डिसीजन लेने का दो तरह के तरीके होते हैं, एक तो रॉ मटेरियल के लिहाज से सप्लायर के देखना कि जो सप्लायर को रॉ मटेरियल देगा वो कैसा है, दूसरा जो इस चीज की मार्केट कैसी है, और इसके अलावा ठीक है ये तो दो हो गए, एक तो रॉ मटेरियल ऑफ सप्लायर देखना है, दूसरा उस चीज की उसने मार्केट के बारे में लोकेशन के बारे में देखना है। और इसके अलावा भी फैक्टर होते हैं कि आप जहाँ पे अपनी फर्म शुरू करने लगे हो वो लैंड कैसी है, वहाँ के जो लेबर है वो कैसे हैं, स्किलफुल वेजेस लेते हैं कि नहीं लेते, वहाँ की जो पावर ऑफ सप्लाई है बिजली वगैरह वो कैसी है, लैंड कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, लोग वहाँ के कैसे हैं, तो ये सारा कुछ जो फर्म की लोकेशन के बारे में आप देख रहे हैं जिसे कहते हैं लोकेशन डिसीजन लेना। हर चीज के बारे में देखना चाहिए यार यहाँ पे मेरा फर्म सही रहेगी कि नहीं रहेगी, हम क्या देख रहे हैं लोकेशन के बारे में डिसीजन ले रहे हैं, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे बुक के अंदर लिखा हुआ है सारा। और उसके बाद है साइज डिसीजन, साइज कितना हो हमारी फर्म का ये डिपेंड करता है साइज ऑफ इंडस्ट्री लीड्स टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज। ये आगे बताता हूं एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड इंटरनल इकोनॉमीज, लेकिन इससे पहले मैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बारे में बताना भूल गया हूं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के अंदर कोई यही कहता है कि आपकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे आप जो आपका जो प्रोडक्शन का जो आउटपुट है वो क्या होता है बढ़ाई जाते हैं, यानी कि जितनी आप आउटपुट बढ़ाई जाएंगी उतनी क्या होगी आपकी चीजों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बेहतर हो जाएगी। जैसे मैं पिज्जा की मिसाल दी थी कि आप जितनी ज्यादा चीजें बनाओगे तो आपको क्या पड़ेंगी वो सस्ती पड़ेगी, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की जितनी आप प्रोडक्शन बढ़ाई जाओगे
तो आपको क्या पड़ती है, कम कीमत पे पड़ी जाती है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज यानी कि पर यूनिट जो कॉस्ट है वो क्या आ जानी है, कम आ जानी है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज, इंटरनल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स है, यानी कि किसी चीज की कॉस्ट क्या होनी है इस चीज को बनाने पे, वो किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ इंडस्ट्री नॉट फर्म। पहले तो आपको इंडस्ट्री और फर्म के बारे डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। इंडस्ट्री क्या होती है, ओवरऑल किसी चीज के बारे में हम बात करें। फर्म क्या होता है, किसी एक, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ना क्लॉथ्स की इंडस्ट्रीज है, ये क्लॉथ्स इंडस्ट्री एरिया है, तो यहाँ का मतलब है कि यहाँ पर हर जगह पे क्या बन रहा है, क्लॉथ्स बन रहा है, तो वो जो लेवल है जो क्लॉथ्स बनानी है उसे क्या कहूँगा, फर्म कहूँगा। ठीक है, ओवरऑल जब पूरी उस चीज की प्रोडक्शन की पूरी ओवरऑल बात करेंगे तो वो क्या होगा, इंडस्ट्री, और उसके अंदर की जो कामकारी है तो उसे हम क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे। तो एक्सटर्नल यानी कि बाहर से अगर आपका पर यूनिट कॉस्ट कम होना है या ज्यादा होना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंडस्ट्री आपकी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी फर्म कैसी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इंटरनल अंदर का देख रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली आपका किस पे डिपेंड करेगा, आपकी फर्म के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेनिफिट इसके बारे में बता रहा हूँ। एक्सटर्नल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज के अंदर क्या होता है, बेनिफिट वन फर्म एक्शन ऑफ अदर फर्म्स, यानी कि फायदा काम कोई और करती है फर्म, लेकिन फायदा क्या करते हैं, दूसरे उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी फर्म ने कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में ना कोई मीटिंग वगैरह, कोई डिबेट वगैरह कुछ रखी थी, तो वो सबके बारे में बताएगी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को किस तरह काम करना चाहिए। तो वो बता किसी एक को रही है, लेकिन सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठे हुए दूसरी फर्म्स के भी, तो वो क्या करेंगे, अपनी फर्म्स को भी फायदा देंगे। ठीक है, काम कोई और करता है, या इस तरह कह लो अगर कोई बैंक है वो बताता है कि किस तरह आप जो ना रेट वगैरह इंटरेस्ट का बढ़ा सकते हो, तो आप इंटरेस्ट का जो रेट किस तरह बढ़ाओगे या किस तरह आप उधार ले सकते हो बैंक से, तो वो किसी एक को बता रही है, लेकिन फायदा क्या कर रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, यानी कि काम कोई और करता है। एक्सटर्नल इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, काम की दूसरी फर्म्स कोई करती हैं, लेकिन फायदा क्या उठाती हैं, दूसरी भी फर्म उठा लेती हैं। अब एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज, वो था एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ये है एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी, ये उसका उल्टा है। फर्म ग्रोस लार्जर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर बेनिफिट अदर्स। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, कोई फर्म है वो क्या कर रही है, बड़ी अच्छी चल रही थी, बहुत ग्रो कर रही थी, लेकिन अचानक उसने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, उसकी जो लेबर है वो भी खत्म होने लगी, उसकी जो चीजें जो रॉ मटेरियल था वो भी कम पड़ने लगे, मुल्क के अंदर है ही नहीं, तो उस चीज का जो फायदा है वो क्या उठाएंगे, फिर दूसरे फर्म उठाएंगे क्योंकि उनके पास अभी अवेलेबल है। ये तो बड़ी अच्छी चल रही थी, इसने सब कुछ खत्म कर लिया, अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाई, लेकिन दूसरी फर्म के पास अगर अभी वो सामान होगा तो वो उस चीज से क्या कर लेंगे, बेनिफिट उठा लेंगे। This economies of scale forces that cause larger firms to produce goods and services and increase per unit cost। ठीक है, ये भी वही आ गया। This economies of scale के अंदर क्या थी, जो फोर्सेस होती हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैंने क्या बताया था कि आप जितनी ज्यादा आपकी एफिशिएंट चीजें बनाई जाती हैं आपको क्या पड़ती है, पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है। लेकिन डिस इकोनॉमीज के अंदर क्या होता है, वो आप देखते ही हिसाब तक कि हम किस चीज कहाँ से सस्ती चीज मिल रही है, किस तरह प्रोड्यूस करें, कोई पॉलिसी नहीं बनाते डिस इकोनॉमीज के अंदर, तो वो जितनी ज्यादा चीजें बनाई जाती हैं तो वो उनको क्या पड़ती है, महंगी पड़ी जाती हैं। तो लेस यानी लेस लेवल में लिखा था, जो दूसरे हैं वो इसका फायदा उठा लेंगे डिस इकोनॉमीज के अंदर। well known of economies of scale, less well known, यानी कि इसके अंदर जो इकोनॉमीज जो स्केल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर क्या था, वो बड़ा फायदा उठाते थे हर चीज के बारे में, लेकिन ये क्या होते हैं, वेल नोन ही नहीं होते, इस चीज के बारे में इनको पता ही नहीं होता कि किस तरह प्रोड्यूस करना है, क्या करना है, तो दूसरी इंडस्ट्री भी फायदा उठा लेती है। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, इट विल ऑब्टेन वेयर marginal physical product of large dollar spent equal in all inputs, यानी कि अगर आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स लगा रहे हो तो जितने भी आपने वेरिएबल्स लगाए हैं उनके जो लास्ट डॉलर या लास्ट पेनी है वो क्या होनी चाहिए, बराबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दो वेरिएबल लगा रहे हैं, कैपिटल और लेबर, तो जो कैपिटल और लेबर वेरिएबल का जो लास्ट आप लगाओगे स्पेंड करोगे वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता,
कभी वो दोनों आपस में बराबर नहीं आते, तो अगर बराबर ना आ रहे हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी आउटपुट है उसको कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ताकि हम उसको क्या कर ले, बराबर कर ले। या सम टाइम होता है आपका जो लेबर है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ग्रेटर देन होती है कैपिटल से, तो इस सूरत में आपको पता चल जाता है कि जो आप लेबर फलां जगह पे लगा रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा लगा रहे हो, लेबर की आपको खर्चे आपको ज्यादा पा रहे हैं, आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करोगे, लेबर को कम करने लग जाओगे। एटलीस्ट कम करते करते ऐसे होगा कि अंटिल दोनों क्या हो जाएंगे, फिर कैपिटल और लेबर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये आप कैसे करोगे, टेक्निकल प्रोडक्टिविटी। अच्छा यार मैं इतनी लेबर लगा रहा था पर मुझे मैं बढ़ा ही जा रहा हूँ, ये मैं 7 लेबर लगाए हूँ, मेरा 5 से भी काम चल सकता है, 4 से भी चल सकता है। तो आप लेबर जब कम करोगे तो एटलीस्ट कैपिटल लेबर भी वहां पर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा थोड़ा टेक्निकली चैप्टर था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।